जा सकते हैं और इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी काफी सारे बनाए जा सकते हैं। एक बहुत कंसेप्चुअल, बहुत इम्पोर्टेंट, समझने से ताल्लुक रखता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कल जो कुछ पढ़ा था उसमें से कुछ चीजें रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि उसी की ये कंटिन्यूएशन है। कल हमने शुरू किया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने किया था कि अगर किसी सॉल्यूशन में कोई वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल सैंपल मौजूद हो, किसी सॉल्यूशन में कोई वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल सैंपल मौजूद हो, कंपाउंड या एलिमेंट की लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो, उसको सॉल्यूशन में से एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, निकालना कैसे। दूसरी बात हमने ये कही थी कि उसमें हम कोई ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं उस सॉल्यूशन में, कोई ऐसा सॉल्वेंट डालते हैं जिसमें दो खूबियां होना जरूरी है। एक, वो सॉल्वेंट जो आप ऐड करेंगे वो इनमिसेबल होना चाहिए उस सॉल्यूशन में। मसलन पानी में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व है और आप उसे पानी से निकालना चाहते हैं, तो उसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट डालें जो पानी के साथ मिक्स ना हो। जैसा कि कल हमने मिसाल दी, आप उसे एक्वस सॉल्यूशन में ईथर डालें, जितना मर्जी शेक कर लें, ईथर पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, एक सेपरेट लेयर बनाएगा। तो पहली खूबी इनमिसेबल सॉल्वेंट डालना। दूसरी खूबी ये थी कि जो दूसरा सॉल्वेंट आपने डालना है उसमें वो सैंपल जिसको आप एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, इट मस्ट बी मोर सॉल्युबल इन सेकंड सॉल्वेंट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में मौजूद है तो ऐसा सॉल्वेंट डालना है जो पानी के साथ मिक्स ना हो, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड हैव ग्रेटर एफिनिटी इन दैट सॉल्वेंट। मतलब हमने कहा था ईथर डालें, ऑर्गेनिक कंपाउंड अक्सर पानी से निकल के ईथर में जाते हैं बिकॉज दे आर मोर सॉल्युबल इन ईथर। और फायदा ये होता है कि पानी को उड़ाना बहुत मुश्किल है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में चला जाएगा तो ईथर 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारा इवेपोरेट हो जाएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड ये जो टेक्निक है जिसमें किसी सॉल्यूशन में से कंपाउंड को जो सॉल्वेंट में ट्रांसफर करते हैं जिसमें ये ज्यादा सॉल्युबल हो, उसे कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और इसके बारे में एक कानून कल हमने पढ़ा था, इट इज गवर्न्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एक तकसीम का कानून है। हमने कहा था C1 over C2 is equal to K, concentration ratio of sample into immiscible solvents is constant। कल हमने ये एग्जांपल स्टडी की थी कि ईथर के जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को पानी में से निकालने के लिए सेपरेटिंग फनल कैसे यूज करें। आज का लेक्चर शुरू हो रहा है कि अगर पानी में आयोडीन डिसॉल्व है, आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन है, उसे पानी में से हमने एक्सट्रैक्ट करना है, निचोड़ना है, निकालना है। कैसे निकालना? पहली खास बात जो नोटेबल है, अगर आप समझेंगे नहीं तो मिसगाइड होंगे, गलती करेंगे। आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आप ये फिक्रा पढ़ें तो आप कहेंगे कि सर आपका तो यही मान है, ऊपर आप कह रहे हैं आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी आयोडीन पानी में हलशुदा है।
और नीचे आपने पहला ही फिक्रा लिखा है कि आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर आयोडीन इनसॉल्युबल इन वाटर है तो एक्वस सॉल्यूशन कैसे बना है, और अगर एक्वस सॉल्यूशन मौजूद है तो फिर मैंने इनसॉल्युबल। ये बड़े गौर से सुनने और समझने वाले। आयोडीन एक वायलेट कलर का सॉलिड, रूम टेम्परेचर के सॉलिड स्टेट में वायलेट कलर जामुनी रंग, और पानी में ये आयोडीन डिसॉल्व नहीं होती। आप पानी के अंदर डाल के जितना मर्जी शेक कर रहे हो नीचे डिपॉजिट। सवाल करता है कि फिर इस गैस को सोल्यूशन कैसे बनेगा। आप पानी में पहले पोटाशियम आयोडाइड डिसॉल्व करें। पोटेशियम आयोडाइड जैसे सोडियम क्लोराइड एक नमक है, सॉल्ट है, ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड भी सॉल्ट है और वाटर के अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल। पोटेशियम आयोडाइड को पानी में हल करें, ये पोटेशियम आयोडाइड आइंस में चेंज हो जाएगा। क्योंकि नीचे एक क्यू लिखा हुआ है, इसे अब्दुल कदीर खान ही पढ़ते रहना। ये एक्वस सोल्यूशन है, पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सोल्यूशन बना है। ये कलरलेस सोल्यूशन होगा, जैसे नमक को पानी में हल करते हैं सोडियम और क्लोराइड आइंस बनते हैं। पोटेशियम आयोडाइड को पानी में हल करें, पोटेशियम और आयोडाइड एक्वस सोल्यूशन बने। अब आप इस एक्वस सोल्यूशन में आयोडीन डालें। ये आयोडीन जो वैसे पानी में इनसॉल्युबल है, लेकिन जब पोटेशियम आयोडाइड में डालते हैं तो ये आयोडाइड आयंस जो पोटेशियम आयोडाइड से प्रोड्यूस होते हैं, इन आयोडाइड आयंस के साथ मिलकर Ip नेगेटिव आयंस, Ip1 नेगेटिव आयंस को कहते हैं ट्राई आयोडाइड आयंस। 3 आयोडीन एटम्स हैं और इसके नेगेटिव चार्ज, तो ये ट्राई आयोडाइड आयंस बनेंगे और ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है। तो जब हम एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कहते हैं तो बुनियादी तौर पे उसमें आयोडीन ट्राई आयोडाइड आयंस की शक्ल में। आयोडीन को पानी में डिसॉल्व करने के लिए, एक्वस सोल्यूशन बनाने के लिए पहले इसमें पोटेशियम आयोडाइड डालें और फिर उसमें आयोडीन डालें तो ट्राई आयोडाइड आयंस बन जाएंगे। इनका ब्राउन कलर होता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ iodine in water is prepared by adding iodine to a solution of potassium iodide. MCQ में पूछा जा सकता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ आयोडीन में आयोडीन किस फॉर्म में मौजूद हो। ऑप्शन नीचे दे देंगे कि I2 की शक्ल में होती है, I नेगेटिव की शक्ल में होती है, I3 नेगेटिव की शक्ल में होती है। तो iodine is present in the form of triiodide ion. इनका कलर भी पूछा जा सकता है कि ट्राइआयोडाइड आयन का सोल्यूशन का कलर क्या है, ब्राउन कलर का। अब आप आयोडीन पानी में हल कर चुके हैं, ब्राउन कलर का सोल्यूशन बना चुके हैं, और कभी आपसे लोग कहता है कि जी ये आयोडीन मुझे वापस, ये आयोडीन मुझे वापस निकाल। अगर आप इस ब्राउन कलर के सोल्यूशन को गर्म करें, ये सोच के कि ये पानी उड़ जाएगा और आयोडीन बच जाएगी, जैसे सोडियम क्लोराइड पानी में हलशुदा हो और आपसे जो कहे सोडियम क्लोराइड निकाल के दें, तो हमारे जहन में यही आता है कि पानी को गर्म करके उड़ा देना। अगर आप इसे भी उसी असूल के तहत गर्म करें कि ये सोच पानी उड़ जाए और आयोडीन बच जाए, इससे पहले जो पानी उड़े आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड है वो उड़ जाएगी। इसका मतलब है कि उसे पानी में से निकालने के लिए गर्म नहीं किया। फिर कैसे निकालें? आप करेंगे कि वो जो एक्वस सोल्यूशन है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कलरलेस लिक्विड है, पानी के साथ इमिसिबल है, और इसमें आयोडीन पानी की निस्बत बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है, I2 भी नॉन पोलर है,
पानी में आयोडीन हावी होती है, लेकिन CCl4 में वो कंप्लीटली सॉलिड। आप उस एक्वस सोल्यूशन में CCl4 डाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रखेंगे इसमें दो खूबियां, ये पानी के साथ इनमिक्सेबल है और दूसरे आयोडीन इसमें पानी की निस्बत ज्यादा सॉल्युबल है। दूसरे लफ्जों में यूज करें कि आयोडीन CCl4 के साथ अफिनिटी, उसके साथ कशिश, उसकी तरफ अट्रैक्शन पानी की निस्बत ज्यादा है। यही आप उसमें CCl4 डालेंगे और शेक करेंगे, आयोडीन जब उसे मौका मिलेगा कि पानी के अलावा भी दूसरा सॉल्वेंट है, ये ऑप्शन भी है, तो मैं उसमें क्यों ना चेक करूं, क्योंकि उसके अंदर उसकी एफिनिटी ज्यादा है। आयोडीन मूव्स फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही आप CCl4 डाल के शेक करते हैं, आयोडीन पानी से निकल के CCl4 में जाना शुरू करता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि ब्राउन कलर जो था ट्राइआयोडाइड आयंस की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता जाएगा, इट फेड्स अवे एंड पर्पल कलर अपीयर्स इन CCl4। वैसे CCl4 कलरलेस लिक्विड, जो ही इसमें आयोडीन जाना शुरू करती है उसका कलर पर्पल होता चला जाएगा। जो आप शेक करेंगे, आयोडीन विल मूव फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन टू CCl4 and brown color fades away and purple color appears in CCl4। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, why brown color of aqueous solution fades away and purple color appears in CCl4? Because iodine moves from aqueous layer to CCl4 layer. Concentration of iodine in water as triiodines decreases and concentration of iodine in CCl4 increases. आयोडीन का CCl4 में कलर पर्पल होता है, जो उसमें जाएगी वो पर्पल होता जाएगा। पानी के अंदर आयोडीन क्योंकि I3 नेगेटिव आयंस की शक्ल में होती है, जो कि ब्राउन कलर को कम। इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। आप जानते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो और फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस की रफ्तार बराबर हो जाए तो उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। पानी में आयोडीन I2 और I नेगेटिव आयंस ट्राइआयोडाइड आयंस की शक्ल में, ये इक्विलिब्रियम था वाटर के अंदर। तो पहले ये जो डॉटेड लाइन है, ये समझे मैंने शो किया कि नीचे CCl4 है, ऊपर एक्वस लेयर है। कभी जहन में आया कि CCl4 नीचे क्यों है, ईथर तो कल ऊपर था, आज ये नीचे क्यों आ गई। ईथर की डेंसिटी चूंकि पानी से कम है, वो पानी के ऊपर आता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की डेंसिटी पानी से ज्यादा है। जब आप किसी बीकर में, किसी सेपरेटिंग फनल में ये डालेंगे, एक्वस लेयर ऊपर आएगी, CCl4 लेयर नीचे आएगी। शुरू में ये कलरलेस थी, ये ब्राउन थी। ये डॉटेड लाइन शो कर रही है कि दो लेयर ज्यादा नजर आएंगे, ऊपर ब्राउन एक्वस लेयर, नीचे CCl4 लेयर। पहले ये इक्विलिब्रियम है। जब आप शेक करेंगे CCl4 डाल के, ट्राइआयोडाइड आयंस पहले आयोडाइड आयंस और I2 में चेंज होंगे। I2 को पानी पसंद नहीं आता क्योंकि ये नॉन पोलर है और पानी पोलर है। ये फौरन उधर से निकल के नीचे CCl4 लेयर में चले जाते हैं। यहाँ तो आप इसके पास ऑप्शन ही नहीं थी I2 के पास, मजबूरन वो I3 में जा रहे हैं। यहाँ I3 से I2 में जाएगी और I2 मॉलिक्यूल्स एक्वस लेयर से निकल के CCl4 में जाएंगे। याद रहे आयोडाइड आयंस पानी में ही रहेंगे क्योंकि ये आयंस है और ये CCl4 नॉन पोलर है, ये खत्म उसमें नहीं जाए, सिर्फ I2 जाता है। और जो ही ये इधर जाना शुरू होगी, इधर पर्पल कलर अपीयर होगा CCl4 में और एक्वस लेयर का ब्राउन कलर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता है। 2-3 दफा अगर आप ये प्रोसेस रिपीट करें, एक दफा CCl4 डाल के शेक कर CCl4 डालें, एक्वस लेयर का कलर
जरा ब्राउन कलर डाइल्यूट हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेल हो जाएगा। और CCl होना से 2-3 दफा इस प्रोसेस को दोहराएंगे, सारी आयोडीन पानी से निकल के CCl4 में आ जाएगी और पर्पल कलर इसमें होगा। पानी का जो ब्राउन एक्वस लेयर का कलर है वो खत्म हो जाएगा। कल आपने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन लॉ C1 और C2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ C1 से मुराद है कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन CCl4 और कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन एज आयोडाइन ट्राइआयोडाइन वाटर। ये C1 है, ये C2 है। तभी आपके जहन में आए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर इसकी कंसंट्रेशन लिखनी है CCl4 में और नीचे वाटर में, हमने ये ऊपर और उसे नीचे क्यों लिख दिया। तो अमूमन एक कन्वेंशन है कि C1 हम उसे कंसीडर करते हैं जिसमें कोई सैंपल मोर सॉलिड है, क्योंकि आयोडीन CCl4 में मोर सॉल्युबल है, इसलिए उसे ऊपर लिखते हैं और कंसंट्रेशन इन वाटर इसे आप जो भी लिख सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सिंपल है मोलर कंसंट्रेशन। Concentration of iodine in CCl4 over concentration of iodine as triiodide in water, this ratio remains constant. ये 2 मार्क्स का पेपर में आ सकता है जिसमें जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कम से कम 1 नंबर इस इक्वेशन का याद रहेगी और 1 नंबर इसका, 1 नंबर इस इक्विलिब्रियम का। ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होंगे जब आप और 1 नंबर ये पानी में उसका कलर क्या है और CCl4 में उसका कलर क्या है और बाकी सारी डिस्ट्रीब्यूशन में है जो इक्वेशंस हैं उसके खुसूसी ध्यान देना है। अगर आप इतना भूल जाते हैं तो मार्क्स बहुत तेजी से मिलता है। डिस्क्रिप्शन में एक आध कितना एक आध मार्क्स आगे हो जाए तो मार्क्स कर, लेकिन इक्वेशंस और जो इस तरह के फॉर्मूले हैं वो अगर आप ठीक नहीं लिखते तो समरी ये बनी एक aqueous solution of iodine in water has brown color. Iodine in that aqueous solution is in the form of triiodine ions. In order to extract the iodine from aqueous solution, some CCl4 is added. CCl4 is immiscible with water and iodine is more soluble in CCl4. When CCl4 is added to aqueous solution, iodine moves from aqueous solution to CCl4, hence brown color of aqueous solution fades away and purple color appears in aqueous solution. Purple color appears in CCl4. Brown color of aqueous solution fades away and purple color appears in CCl4. This equilibrium is established and this distribution constant iodine CCl4 over iodine as triiodide ions in water. This equilibrium is established and it is the value of this distribution constant K. Very important as far as this topic is concerned. ये एक एप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एक और एप्लीकेशन है which is called chromatography. Chromatography is a special application of distribution law. सोचने की बात है कि इसमें स्पेशल क्या बात, ये क्यों लिखा है स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तो वो कीजिएगा इसमें स्पेशल बात क्या है, why it is called special application of distribution law. ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन थी इसमें हमने पढ़ा था कि concentration of sample in one phase divided by concentration of sample in other phase. दो phases थी, दो immiscible solvents थे। सैंपल अपने आप को 2 लिक्विड्स में डिवाइड करना है, कुछ एक सॉल्वेंट में चला गया, कुछ सैंपल में। जहां
ये खास बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ना तो वही है C1 और C2 और ये MCQ पेपर में आ सकता है कि क्रोमैटोग्राफी इज एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ, इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। स्पेशल बात क्या है कि सैंपल डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इन ए कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। फर्क सिर्फ ये है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में C1 और C2 कंसंट्रेशन डिफरेंट सॉल्वेंट, CCl4 में कंसंट्रेशन, वाटर में कंसंट्रेशन, ईथर में कंसंट्रेशन, वाटर में कंसंट्रेशन, दो सॉल्वेंट्स, सैंपल अपने आप को दो सॉल्वेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था इन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ दो सॉल्वेंट्स की बजाय दो फेजेस होंगे, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। इस बात को समझने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्टेशनरी फेज क्या है और मोबाइल फेज क्या है। पहले डायरेक्ट डेफिनेशन देख लें, स्टेशनरी फेज which remains stationary as the mobile phase passes over it। इसका क्या मतलब? स्टेशनरी का मतलब तो आप जानते हैं साधन रुकी रहे। इस बात को समझने के लिए छोटी सी मिसाल लें। अगर आप पानी में कोई इंक डिसॉल्व करें, इंक का एक्वा सॉल्यूशन बनाए और किसी दीवार के ऊपर वो एक्वा सॉल्यूशन पोर करें, डाल दें, फर्ज करें कि दीवार का हिस्सा हो, जहां से आप वो एक्वा सॉल्यूशन गिराएं, वो सॉल्यूशन ऊपर से नीचे मूव करें। जब नीचे पहुंचेगा तो वो जो दीवार है उसके ऊपर कुछ इंक एब्जॉर्ब हो चुकी होगी, उस दीवार के ऊपर भी उस स्याही के निशानात मौजूद हैं। वो भी अगर ब्लू इंक है तो दीवार भी किसी हद तक ब्लू हो जाएगी या ब्लैक हो जाएगी। लेकिन जो नीचे पानी पहुंचेगा वो ये नहीं कि सारी इंक दीवार के साथ लगी, कुछ इंक उस पानी में भी नीचे पहुंच जाएगी। पहले सारी की सारी इंक, सारे का सारा सैंपल पानी में था, तब दीवार के ऊपर से उसे फ्लो करने का मौका दिया गया तो वो सैंपल दो हिस्सों में तकसीम हो गए। कुछ सैंपल दीवार के ऊपर जो पेंट है, जो भी सरफेस है उसकी, कुछ सैंपल उस दीवार के ऊपर चिपक गया और कुछ सैंपल उस पानी के साथ फ्लो करके नीचे चला। ये जो एक क्रूड एग्जांपल मैंने दी है, कोई 100% परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, मिलती जुलती एग्जांपल। इसमें जो पानी है, जो इंक को अपने साथ बहा के ऊपर से नीचे लेके जा रहा है, वो मोबाइल फेज, वो दीवार के ऊपर से फ्लो कर रहा है और अपने साथ इंक को बहा के लेके जा रहा है। जो दीवार है उसके ऊपर जो पेंट है या चूना किया हुआ है, वो स्टेशनरी फेज है, वो अपनी जगह पे रुका रहता है। और इंक सैंपल है, तो इंक अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करती है बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल इन ए कांस्टेंट रेशियो। थोड़ी इंक हो या ज्यादा इंक हो उस पानी के अंदर, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हमेशा एक फिक्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब आप इससे और करें, सैंपल डिस्ट्रीब्यूट स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। उसे हम कहेंगे C1 और C2। C1 से हम वाला कंसंट्रेशन इन मोबाइल फेज और C2 से वाला कंसंट्रेशन इसके डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। यहाँ इसके लिए हम क्लास यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। ये वही चीज है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में था। अर्थ से ये है वहां C1 से मुराद की कंसंट्रेशन in that solvent in which it is more solid. यहाँ C1 से मुराद है concentration in mobile phase और concentration in
स्टेशनरी, यहाँ मोबाइल फेज में कंसंट्रेशन हमेशा ऊपर लिखते हैं स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज is that phase which remains stationary, वो फेज, वो चीज जो रुकी रहेगी। ऐसा मोबाइल फेज passes over it, मोबाइल फेज उसके ऊपर से फ्लो करती रहेगी। स्टेशनरी फेज या सॉलिड होगी या बाद में स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी। बड़े बहुत से सुनने वाली बात, गैस इज नेवर स्टेशनरी फेज, गैस मॉलिक्यूल कभी रुकते नहीं है, they are in the state of constant motion। गैस कभी स्टेशनरी फेज नहीं होगी, या सॉलिड होगी या लिक्विड। एमसीक्यू के लिए बड़ी अहम बात, सॉलिड अगर स्टेशनरी फेज हो उस क्रोमैटोग्राफी को कहते हैं एडसॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। ये ऊपर मैंने रेड कलर में लिख दिया कि एमसीक्यू के लिए बड़ी अहम चीज है। Stationary phase is a solid, it is called adsorption chromatography. If stationary phase is a liquid, it is called partition chromatography. ये भी MCQ में difference भी आ सकता है। What is difference between adsorption chromatography and partition chromatography? तो आप कहेंगे stationary phase is a solid, it is called adsorption chromatography. Stationary phase is a liquid, it is called partition. Mobile phase. Mobile phase is that phase which moves over stationary phase and carries solvent, carries sample with it. It may be liquid or gas. Solid कभी mobile phase नहीं होगी, गैस कभी स्टेशनरी फेज में होगी, सॉलिड कभी मोबाइल फेज में। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल इन मोबाइल फेज ओवर कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज। वैसे क्रोमैटोग्राफी जो है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, इस बुनियाद पे कि किसी में सॉलिड स्टेशनरी फेज है, किसी में लिक्विड स्टेशनरी फेज है, किसी में कोई और फर्क है। But the most common type of chromatography is paper chromatography. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हम इससे रिलेटेड दो प्रैक्टिकल भी आपके कोर्स में है और वैसे भी थ्योरी में भी पूछा जा सकता है पेपर क्रोमैटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे अहम बात यह है कि पेपर क्रोमैटोग्राफी इज ए टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एमसीक्यू के लिए बड़ी अहम चीज। इस लफ्ज को पढ़ते ही आपके जहन में आ जाना चाहिए था कि पेपर क्रोमैटोग्राफी पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी का मतलब कि इसमें स्टेशनरी फेज कोई लिक्विड होगा, इसमें स्टेशनरी फेज वाटर है, वाटर एब्सॉर्ब्ड ऑन पेपर। देखने में जो कागज खुश्क दिखाई देता है उसमें 6 to 8% वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं जो उसकी फाइबर्स के साथ अटैच्ड हो। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कागज के अंदर मौजूद फाइबर्स के साथ चिपके हुए, वो वाटर स्टेशनरी फेज का काम करेगा। वो वाटर मॉलिक्यूल मूव नहीं करते, उसके ऊपर से कोई मोबाइल फेज गुजरती भी रहे तो वो वाटर मॉलिक्यूल जो पेपर के अंदर है दे रिमेन स्टेशनरी। बहुत अहम बात है, अक्सर औकात स्टूडेंट मिसगाइड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये पेपर क्रोमैटोग्राफी में पेपर स्टेशनरी फेज, पेपर स्टेशनरी फेज नहीं है, वाटर एब्सॉर्ब ऑन पेपर को स्टेशनरी। मोबाइल फेज जो है वो कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होगा, जैसा कि एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर होगा या एल्डिहाइड अल्कोहल और वाटर या एसीटोन और वाटर, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स होगा। स्टेशनरी फेज वाटर एब्सॉर्ब्ड ऑन पेपर, मोबाइल फेज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल
सोचने की बात यह कि ये पेपर की क्या चीज है। तो पेपर इज स्पोर्ट, स्टेशनरी फेज को जिसने पकड़ के रखा हुआ, वाटर मॉलिक्यूल्स को उसने पकड़ के रखा हुआ, उसे स्पोर्ट कहते हैं। जब स्टेशनरी फेज कोई सॉलिड या लिक्विड हो, जैसे मैंने एक मिसाल दीवार की दी थी, तो दीवार के ऊपर अगर पेंट किया हुआ है, सफेदी की हुई है, तो असल स्टेशनरी फेज पेंट या सफेदी है, दीवार ने उसको पकड़ के रखा हुआ, एब्जॉर्ब किया हुआ। इसमें पानी स्टेशनरी फेज है, पेपर स्पोर्ट है जिसने पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ा हुआ, और उसके ऊपर से जो एथेनॉल और वाटर का मिक्सचर फ्लो कर रहा है वो मोबाइल फेज। मोबाइल फेज की बुनियाद पे ये क्रोमेटोग्राफी 3 किस्म की हो सकती है। अगर वाटर या एथेनॉल का सोल्यूशन जो मोबाइल फेज है वो नीचे से ऊपर को जा रहा है, नीचे से मोबाइल फेज ऊपर को फ्लो करेगी तो उसे कहेंगे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। अगर मोबाइल फेज ऊपर से नीचे को फ्लो करेगी, उस पेपर के ऊपर से आप एथेनॉल का सोल्यूशन डालने जो ऊपर से नीचे जा रहा हो तो उसे डिसेंडिंग कहेंगे। असेंडिंग नीचे से ऊपर जाना, डिसेंडिंग ऊपर से नीचे आना। और बात आता पेपर के सेंटर में हम सॉल्वेंट डालेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता किनारों की तरफ फ्लो करेगा, उसे कहेंगे रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ये आप बायोलॉजी में यूज करेंगे क्लोरोफिल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने। सेंटर में आप सैंपल और सॉल्वेंट डालेंगे, वो मोबाइल फेज के तौर पे वो सॉल्वेंट काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो किनारों की तरफ फ्लो करेगा और क्लोरोफिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ direction of movement of mobile phase. It may be ascending chromatography, it may be descending chromatography, and it may be radial or circular chromatography. तब इस टेक्निक के जरिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट करेंगे। अगर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो डिफरेंट कलर्स की इंक्स आपको मिक्स करके दे दी जाए, ग्रीन भी, रेड भी, ब्लू भी, और आपसे कहा जाए कि तीनों कलर्स को अलग, तो वो इस टेक्निक के जरिए तीनों को एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है। या आपके कोर्स में प्रैक्टिकल भी है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, पेपर में एक्सटेंसिव क्वेश्चन आ सकता है। अगरचे ज्यादातर ये प्रैक्टिकल करने के लिए आता है, लेकिन कभी पेपर में भी आ सकता है। और इसी तरह सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल वो हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे स्टडी करेंगे। एक आपके कोर्स में प्रैक्टिकल है, सेपरेशन ऑफ लेड कैडमियम आयंस बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो कल इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे, इस टेक्निक को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कल हम लेक्चर जारी रखेंगे। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछना हो, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं कॉलेज के इस नंबर पे, और लेक्चर के शुरू में मैं उनके जवाब आप तक बहुत शुक्रिया।